नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहा आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। वक्त हो गया है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के साथ साथ देश दुनिया की तमाम उन बड़ी खबरों का जो आज पूरे दिन सुर्खियों में रही। हम आपको दिखाएंगे वो स्पेशल रिपोर्ट जिसमें होंगी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। तो चलिए शुरुआत करते हैं स्पेशल रिपोर्ट की। किसान आंदोलन का आज 7वां दिन है, लेकिन दिल्ली वालों के लिए कल यानी कि बुधवार का दिन आज के मुकाबले ज्यादा परेशानी बनकर सामने आ सकता है। किसान दिल्ली कूच करने के लिए अपनी तैयारी जोरों से कर रहे हैं और ट्रैक्टर मार्च भी निकालने की तैयारी है, जबकि आम जनता सड़कें बंद होने, इंटरनेट ठप होने जैसी आम समस्याओं से दो चार हो रही है। कल सुबह जैसे ही दिल्ली वाले अपने जरूरी कामों के लिए घर से बाहर निकलेंगे, उन्हें इस आंदोलन की आंच को और ज्यादा झेलना पड़ सकता है। कैसे? इस रिपोर्ट के जरिए हमारी स्पेशल कवरेज से जानिए। हम इस प्रपोजल को रद्द करते हैं। असल में सरकार की नीयत पे खोट है। आंदोलन रोड पे नहीं होता। 21 फरवरी को दिल्ली कूच करने के इरादे से किसान ट्रैक्टर लेकर दिल्ली के भीतर आने की तैयारी कर रहे हैं। शंभू बॉर्डर पर किसान कई दिनों से डटे हुए हैं। किसानों को दिल्ली के भीतर न आने देने के लिए दिल्ली को अभेद्य किला बनाया जा रहा है। इन सब के बीच सबसे ज्यादा मुसीबत का पहाड़ दिल्ली वालों और आसपास के लोगों पर टूट रहा है। कई लोग बता रहे हैं कि इंटरनेट बंद है। जहां 1.5 घंटे जाने में लगते थे, वहां 6-6 घंटे लग रहे हैं। उसमें कंपनी को फायदा हो रहा है। मान के चलिए कि वो अगर 2 GB पर डे के हिसाब से है तो महीने के 60 GB हो गया, और 60 GB जो है उसका तो इंटरनेट तो बंद है, 60 GB तो बच गया, तो वो तो ट्रांसफर कहीं और कर रहे होंगे। जो हमारा जो पैक डलवाया हुआ है 60 GB तो कहीं और ट्रांसफर कर रहे होंगे। हमारा तो उसमें सबको घाटा ही घाटा है। तो आम आदमी को बहुत नुकसान होता है। कोई सामान्य वर्ग आदमी है, उसको कहीं जाना है, उसके हाथ में ताकत नहीं, आदमी बाहर उड़ जा सकता है। उसके साधन क्या है? तो ट्रेन या बसें बंद होंगी तो उसका आदमी कर्जा बढ़ेगा, उसका आदमी खर्चा बढ़ेगा। साफ है, किसान और केंद्र के बीच चौथे दौर की बातचीत फेल होने के बाद अब दिल्ली वालों की धड़कनें और तेज हो गई हैं। किसान आंदोलन की आग पूरे देश में फैलती जा रही है और इस किसान आंदोलन की वजह से कहीं ना कहीं आम आदमी को परेशानी उठानी पड़ रही है। चाहे इंटरनेट बंद होना हो, सड़कें बंद होना हो या परिवहन व्यवस्थाएं ठप पड़नी हो, नुकसान सिर्फ और सिर्फ आम आदमी का हो रहा है। इस बीच पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने किसानों से पूछा कि आखिर हाईवे पर ट्रैक्टर ट्रॉली ले जाने का क्या मतलब है। किसानों के मामले पर हाईकोर्ट में हुई सुनवाई में हाईकोर्ट ने कहा प्रदर्शन करने का हक सभी को है, लेकिन इससे किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगर किसान प्रदर्शन करना चाहते हैं तो वो प्रदर्शन ट्रैक्टर ट्राली के साथ नहीं हो सकता है। इससे लोगों को परेशानी होती है और सड़कें भी बंद होती है। अगर किसानों ने दिल्ली में प्रदर्शन करना है तो किसान बसों के जरिए आए, और इसी के साथ केंद्र सरकार से भी रिपोर्ट मांगी गई है। अब तक किसानों के साथ जो मीटिंग हुई है उसमें क्या नतीजा सामने आया है, जो अगली सुनवाई तक केंद्र सरकार हाईकोर्ट में जमा करवाएगी। शंभू बॉर्डर पर किसान पहले से ही डटे हैं। अपनी लीगल टीम से कानूनी सलाह भी ले रहे हैं और ट्रैक्टर मार्च का प्लान भी बना रहे हैं। किसान किसी भी हाल में समझौता करते नहीं दिख रहे, जबकि एमएसपी को लेकर सरकार से संसद तक बुलाए जाने की मांग कर रहे हैं। देश के किसान और मजदूर की मांगे मान लो, ये गतिरोध दूर कर दो। ये पॉलिटिकल विल पावर का सवाल है। स्वयं प्रधानमंत्री जी नोटिस लें तो एक दिन का संसदीय सत्र बुलाकर सारा गतिरोध दूर किया जा सकता। सिंघू बॉर्डर पर पुलिस ने छावनी बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। अभेद्य किला बनाने के लिए 2 और ट्रेन बुलाई गई है। आरएएफ के अधिकारी भी मुस्तैद हो गए हैं। दीवारें और ऊंची की जा रही हैं। सिंघू बॉर्डर की आपको तस्वीरें अगर हम लोग दिखाएं तो आप देखिए कि किस तरह से सिंघू बॉर्डर अभेद किला में बीते 1 हफ्ते से तब्दील है। सबसे आगे की पंक्ति में आपको रैपिड एक्शन फोर्स के जवान दिखाई देंगे, जो कि मुस्तैदी से खड़े हुए हैं और किसी भी तरह की परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार बताए जा रहे हैं। उसके पीछे आपको बैरिकेडिंग दिखाई देगा, उसके पीछे आपको कंक्रीट स्लैब दिखाई देंगी और पूरा ऊपर का स्पेस कटीले तारों से है।
यानी देश की राजधानी दिल्ली में किसानों के प्रवेश पर रोक लगाने के लिए दिल्ली पुलिस हर संभव प्रयास कर रही है। जहां आम लोग किसान आंदोलन से विषम परिस्थितियों का सामना करने को मजबूर हैं, वहीं उद्योग जगत को भी भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। एक आंकड़ों के मुताबिक अब तक 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा का अनुमान लगाया जा रहा है। पीएचडी की रिपोर्ट के मुताबिक उद्योग जगत को रोजाना 500 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। पंजाब की आर्थिक राजधानी लुधियाना के एमएसएमई सेक्टर पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। यहाँ हौजी उद्योग में सालाना 17,000 करोड़ का कारोबार हो रहा है, जबकि व्यापारियों को माल भाड़ा भी 10% तक ज्यादा चुकाना पड़ रहा है। किसान आंदोलन से प्रभावित व्यापारी अब परेशान हो गए हैं। आम आदमी का, टैक्स पेयर के मनी का सब कुछ नुकसान हो रहा है। अभी मैं 2-3 दिन से मैं ही खुद बैठा हूँ चंडीगढ़, मुझे इवेंट्स के लिए जाने थे, लेकिन मैं नहीं जा पा रहा हूँ। दूसरी ओर एमएसपी की मांग को अगर पूरी तरह मान लिया जाए तो सरकार पर वित्तीय बोझ काफी ज्यादा बढ़ सकता है। आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा चावल, गेहूं और प्याज का निर्यातक है। 23 फसलों की एमएसपी निर्धारित करने की अगर मांग मान ली जाए तो सरकार पर 13 लाख करोड़ का खर्च आएगा। इसी तरह पेंशन की मांग को भी मान लिया जाए तो सरकार को 12 लाख करोड़ रुपए का भार उठाना पड़ेगा। जाहिर है केंद्र और किसान के बीच इन सभी मुद्दों पर सुलह करना इतना आसान नहीं लग रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चलिए अब बात करते हैं नए जम्मू कश्मीर की, जिसे स्विट्जरलैंड जैसा पर्यटन केंद्र बनाने की गारंटी अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दे दी है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू में थे, वहां से उन्होंने सूबे को 32,000 करोड़ की परियोजनाओं के तोहफे दिए हैं और अनुच्छेद 370 हटने के बाद विकास को नजीर बताते हुए देश में बीजेपी को 370 सीटें जीतने के लक्ष्य को फिर से दोहराया है। जहां कभी बंद और हड़ताल का सन्नाटा रहता था, वहां अब जिंदगी की चहल पहल दिखाई देती है। और मैंने सुना है शायद इसी हफ्ते ये 370 को लेकर के कोई फिल्म आने वाली है। मुझे लगता है आपका जय जयकार होने वाला है पूरे देश में। ये बहुत बड़ा कदम आज उठाया है और मैं मुबारक करता हूं रेल मिनिस्ट्री को, प्रधानमंत्री को। जम्मू कश्मीर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 32,000 करोड़ की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। विपक्ष के नेता इसके लिए सरकार को मुबारकबाद दे रहे हैं। यह दिखाता है नए जम्मू कश्मीर में विकास और स्वस्थ सियासत दोनों पटरी पर है और नया जम्मू कश्मीर विकसित जम्मू कश्मीर बनने की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। और हमने संकल्प लिया है विकसित जम्मू कश्मीर का। मुझे आप पर विश्वास है, हम विकसित जम्मू कश्मीर बना करके ही रहेंगे। 70 साल से अधूरे आपके सपने आने वाले कुछ ही वर्षों में मोदी पूरे करके देगा। प्रधानमंत्री मोदी ने जम्मू कश्मीर को स्वास्थ्य और शिक्षा की गारंटी दी थी, वो भी आज पूरी कर दी गई। प्रधानमंत्री ने जम्मू में एम्स और आईआईएम का उद्घाटन किया। 2019 में इसकी आधारशिला भी प्रधानमंत्री मोदी ने ही रखी थी। जम्मू के अलावा बहुत जल्द कश्मीर को भी एम्स मिलने वाला है। अब पर्यटकों का घाटी तक पहुंचना और घाटी के लोगों का देश के कोने कोने तक जाना भी आसान हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कश्मीर की पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाई है। ये ट्रेन संगलदान से बारामूला के बीच चलेगी, यानी आने वाले वक्त में कश्मीर के लोग ट्रेन से बैठकर कन्याकुमारी तक की यात्रा भी कर सकेंगे। कश्मीर को ट्रेन की सौगात मिली तो विपक्षी नेता भी प्रधानमंत्री की तारीफ करने से खुद को रोक नहीं पाए। वो दिन दूर नहीं जब कश्मीर से ट्रेन में बैठकर लोग पूरे देश के सफर पर निकल पाएंगे। आज वो पूरे देश में रेलवे के बिजलीकरण का इतना बड़ा अभियान चल रहा है, उसका बड़ा लाभ
इस क्षेत्र को भी मिला है। आज जम्मू कश्मीर को अपनी पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन मिली है। इससे प्रदूषण को कम रखने में बहुत मदद मिलने वाली है। ये बहुत बड़ा कदम आज उठाया है और मैं मुबारक करता हूँ रेल मिनिस्ट्री को, प्रधानमंत्री को, जिन्होंने इसमें योगदान दिया और आज हम इसका पहला कदम देख रहे हैं। मैं सब रेलवे के कारकुनों को जिन्होंने इसमें काम किया है, जिन्होंने इस रेल को यहाँ पहुँचाने के लिए काम किया है, मैं उनको मुबारकबाद करता हूँ। चलिए अब आपको बताते हैं प्रधानमंत्री मोदी ने आज जम्मू कश्मीर को और कौन कौन से बड़े तोहफे दिए। जम्मू कश्मीर में कुल 209 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया। इनमें से 85 परियोजनाओं का उद्घाटन हुआ है, जिसमें कश्मीरी प्रवासियों के लिए फ्लैट, 4 डिग्री कॉलेज, ड्रग परीक्षण प्रयोगशाला, ग्रिड स्टेशन, 3 पुल और 12 सड़क परियोजनाएं शामिल हैं। वहीं कुल 124 परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया गया है, जिसमें 62 सड़क परियोजनाएं, 42 जगहों पर पुल और 9 जगहों पर प्रवासियों के लिए फ्लैट तैयार किए जा रहे हैं। और ये सारा विकास जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 खत्म होने के बाद हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर से 370 की विदाई के आंकड़े को बीजेपी और एनडीए का लक्ष्य भी बनाया है। जम्मू कश्मीर से प्रधानमंत्री ने एक बार फिर से 370 का जिक्र करके देश को संदेश दिया है। फ्लैश लाइट चालू हो जाए। ये 370 की ताकत देखिए। 370 जाने के कारण आज मैंने हिम्मत के साथ देशवासियों को कहा है कि अगले चुनाव में भाजपा को 370 दीजिए और एनडीए को 400 पार कर दीजिए। आज आप देखिए गांव-गांव एक नई राजनीति की लहर चल पड़ी है। प्रधानमंत्री ने जम्मू कश्मीर के राजनीतिक घरानों के परिवारवाद को भी निशाने पर लिया है और जम्मू कश्मीर में विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की गारंटी दी है। यानी आने वाले दौर में सरकार की योजना जम्मू कश्मीर में देशी विदेशी पर्यटकों की तादाद को और बढ़ाने की। फिलहाल 370 हटने के बाद जिस विकसित और नए जम्मू कश्मीर का सपना हिंदुस्तान ने देखा था, आज वो पूरा होता नजर आ रहा है। विकास की बयार ऐसी ही चलती रही तो कश्मीर को स्विट्जरलैंड बनाने की गारंटी भी जल्द पूरी हो जाएगी और इस गारंटी के पूरा होने का असर सीमा पार पर भी जरूर पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। सीमा पार पाकिस्तान चीन की गुलामी की जंजीरों में जकड़ता जा रहा है। हालात इतने खराब हो चुके हैं कि अब चीन पाकिस्तान की सरकार को भी कंट्रोल करता नजर आ रहा है। पाकिस्तान के चुनाव में इस बार ऐतिहासिक धांधली हुई है, लेकिन चीन ने पाकिस्तान को साफ सुथरे चुनावों के लिए मुबारकबाद दी है। चीन ने यह भी कहा कि सभी पार्टियां मिलकर जल्द ही सरकार का गठन करें। माना यह जा रहा है कि चीन ने नई सरकार को लेकर पाकिस्तान की सेना और हुक्मरानों को अपना फैसला सुना दिया है। आने वाले वक्त में इसका असर पाकिस्तान में दिखेगा। चीनी तर्जुमान की कामयाब इंतखाबात पर पाकिस्तान को मुबारकबाद। बयान में कहा गया है कि आम इंतखाबात मुस्तहकम और हमवार तरीके से मुनक्किद किए गए। पीटीआई रहनुमा कामरान बंगश कहते हैं इलेक्शन में धांधली की गई, हम जल्द सबूत सामने लाएंगे। मुसद्दक़ा इत्तलात हैं कि जाली फार्म 45 बनाए जा रहे हैं। इसके पीछे एस्टैब्लिशमेंट का हाथ है। एस्टैब्लिशमेंट चाह रही है कि तो ऐसा मौका मिले। अफरा तफरी तो मुल्क में हो रही है, पीटीआई लगी हुई है, मौलाना भी कूद पड़ा है। उधर से बलूचिस्तान में सड़कें बंद हो गई हैं, सिंध में सड़कें बंद हो गई हैं और एहतजाज हो रहे हैं और लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। सो एक तरफ से ये, दूसरी तरफ सियासी डेडलॉक है। चीन पाकिस्तान की आने वाली नई हुकूमत के साथ मिलकर काम करने का ख्वाह है। चीन पर पुरुमीद है कि पाकिस्तान की सियासी जमातें इंतखाबात के बाद सियासी यकजहती के लिए मिलकर काम करेंगी। चीन पाकिस्तानी कम्युनिटी की तामीर को तेज करने के लिए पाकिस्तान के साथ काम करने की उम्मीद रखता है। एक तरफ पाकिस्तान में कोई भी पार्टी और आवाम चुनाव के नतीजों को कबूल करने के लिए तैयार नहीं, सबकी तरफ से धांधली का आरोप लगाया जा रहा है। दूसरी तरफ बीजिंग से इस्लामाबाद को मुबारकबाद दी जा रही है कि पाकिस्तान में बहुत ही निष्पक्ष चुनाव करवाए गए हैं। चीन ने इलेक्शंस के ऊपर पाकिस्तान को मुबारकबाद पेश की है।
चीनी तर्जुमान ने पाकिस्तानी कौम को बेहतरीन इंतखाबात मुनक्किद करने पर मुबारकबाद देते हुए कहा कि पाकिस्तान में आम इंतखाबात मुस्तहकम और हमवार तरीके से मुनक्किद किए गए। पाकिस्तान हमारा करीबी दोस्त और हमसाया मुल्क है। पाकिस्तानी अवाम के इंतखाब का मुकम्मल एहतराम करना है। अब सवाल उठता है, जब खुद पाकिस्तान में, सारी दुनिया में पाकिस्तान के फर्जी चुनावों की बात कही जा रही है, तो चीन की तरफ से क्यों संदेश आया कि सब कुछ ठीक हो रहा है? सवाल उठता है, क्या चीन ने जनरल मुनीर और पाकिस्तानी नेताओं को अगली सरकार जल्द बनाने के निर्देश दे दिए हैं? और क्या जिस तरह की धांधली पाकिस्तान के चुनाव में हुई, उसमें चीन की भी रजामंदी थी? दरअसल पाकिस्तान चीन के कर्ज के बोझ तले दबा हुआ है। पाकिस्तानी आपस में लड़ लें, दुनिया के किसी भी मुल्क को कुछ भी कह दें, लेकिन चीन के खिलाफ पाकिस्तान में किसी की जुबान नहीं खुलती। एक तरफ चीन है जिसने पाकिस्तान के चुनावों की तारीफ की है, और दूसरी तरफ अमेरिका है जिसने पाकिस्तान के फर्जी चुनावों में दखल देने की गुजारिश इमरान खान की पार्टी भी कर चुकी है। अमेरिका ने पाकिस्तान के चुनावों पर खुलकर शक जाहिर किया है। We're concerned, and we share concerns about some of the reports that we've heard coming out of Pakistan in terms of intimidation, voter suppression, that kind of thing. And so we're watching this very, very closely. इसके अलावा खुद पाकिस्तान की मीडिया बता रही है कि कोई भी सियासी पार्टी चुनाव नतीजों को मानने के लिए तैयार नहीं, इसलिए सरकार गठन में भी देर हो रही है। हसन साहब, ये कैसा अजीबोगरीब इलेक्शन है जिसमें हारने वाले तो धांधली का शोर मचा रहे हैं, जीतने वाले भी। हारने वाले फॉर्म 45 लेकर टीवी पर बैठे हैं तो जीतने वाले भी। हारने वाले तो अपनी हार का रोना रो ही रहे हैं, पर जीतने वालों के चेहरे भी उतरे हुए हैं। ये क्या है? वहीं चीन के निर्देश के बाद माना जा रहा है कि पाकिस्तान में नई सरकार गठन की प्रक्रिया तेज हो सकती है, क्योंकि चीन के हुक्म को पाकिस्तान की सेना भी नहीं टालती, और पाकिस्तान में चाहे नवाज की सरकार बने, बिलावल की सरकार बने या इमरान की, सभी को करनी चीन की गुलामी ही है। चीन पाकिस्तान की आने वाली नई हुकूमत के साथ मिलकर काम करने का ख्वाह है। चीन पर पुरुमीद है कि पाकिस्तान की सियासी जमातें इंतखाबात के बाद सियासी यकजहती के लिए मिलकर काम करेंगी। चीन पाकिस्तानी कम्युनिटी की तामीर को तेज करने के लिए पाकिस्तान के साथ काम करने की उम्मीद रखता है। एक तरफ चीन ने पाकिस्तान में जल्द सरकार बनाने के निर्देश दिए हैं, तो दूसरी तरफ इमरान खान की पार्टी धांधली का शोर तेज कर रही है। पूरी दुनिया को चिल्ला कर बता रही है कि पाकिस्तान के चुनाव में धांधली हुई। एक आरओ जिसके मुताबिक एक कागज से अवाम की मैंडेट की इस तरह पामाली होती है, उसके खिलाफ हम अपनी कानूनी जंग लड़ रहे हैं। हमें उम्मीद है इलेक्शन कमीशन से, अदलिया से, कि वो इसके ऊपर सख्त से सख्त एक्शन लेंगे। अभी हमें मुसद्दिका इतलात हैं कि 2 नंबर फेक फॉर्म 45 बनाए जा रहे हैं, जिसके ऊपर बहुत मेहनत की जा रही है। वहीं बिलावल भुट्टो ने तय कर लिया है कि जब तक उनकी सभी शर्तों को नवाज नहीं मानेंगे, सरकार नहीं बन पाएगी। यानी चीन की कठपुतली सरकार बनने में अभी देर लगने वाली है। दूसरी तरफ हमारा नून लीग है, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने ये फैसला किया। सीसी के बाद मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि जो हमारे पास आए हैं, दूसरे तो आए ही नहीं, तो जो हमारे पास आए हैं फिर इनके साथ हम मिलकर बात करते हैं। मगर अब अगर मैंने मुस्लिम लीग को वोट देना है तो मैं अपने टर्म्स में मुस्लिम लीग को वोट दूंगा ना। मैं नून लीग के टर्म्स पे आके नून लीग को वोट कैसे दूंगा? हालांकि आखिरी सच्चाई यही है कि पाकिस्तान और दुनिया में सबको मालूम है कि पाकिस्तान में तथाकथित लोकतांत्रिक सरकार बने या फिर मार्शल लॉ लग जाए, होगा वही जो चीन चाहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।